तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होती है, मेमोरी इफेक्ट होती है। वो चीज़ें कहाँ रख गई भूलना, जब बात कर रहा हो तो वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है, शब्द मुंह में नहीं आते हैं कि क्या बोलना है, सेंटेंसेस बोलते बोलते बीच में रुक जाता है, नाम भी भूलने लगते लोग, नाम भी भूलने लगता है। पहले वो कुछ दूर के रिलेटिव्स के नाम भूलेगा, सेलिब्रिटीज को टीवी में देखेगा उसके नाम भूलेगा, फिर वो घर में जो उनके परिवार में हैं उनके नाम भूलेगा और गलत भी बताएगा। अच्छा। अपने पिता का नाम आप अपने बेटे के नाम से बुलाएगा। तो इस तरह से मेमोरी में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। तो अल्जाइमर्स है, लोगों को ये लगता है कि ये जो है एक बार हो गई तो बढ़ते ही रहेगी। क्या अल्जाइमर्स हो गया तो इसको कभी रिवर्स करके खत्म किया जा सकता है? देखिए, हालांकि कोई क्योर नहीं है, टाइम के साथ ये बढ़ता है, लेकिन उसकी डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। कोई इंसान हमेशा से बहुत ज्यादा शांत रहते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जैसे उनमें अल्जाइमर्स होने लगा तो वो गुस्सा रहने लगे, और वाइस वर्सा कि पहले बहुत गुस्सा रहते थे, अचानक से एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। आप अपने घर वालों के परिजनों के नाम भूल रहे हो, फ्रीक्वेंटली भूल रहे हो, गलत नाम से पुकार रहे हो उनको, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस कोई बोलते हो, कोई बात करते हो, अचानक से आप अगर चुप हो जाते हो आधा सेंटेंस बोलते दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज पार्ट ऑफ अल्जाइमर। उसको आगे पता नहीं क्या बोलना है, शब्द ही नहीं आए उसके मुंह में। एक इंटरव्यू में आपने विराट कोहली को देखा होगा, वो रोहित शर्मा के बारे में बोलता है कि वो बहुत भूलते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे ना, वहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। तो वो कहना चाह रहे थे कि वहाँ लोखंडवाला में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद वो 10 सेकंड 15 सेकंड बाद में उन्होंने बता दिया होगा कि मैं लोखंडवाला बोलना चाह रहा था, वहाँ ट्रैफिक के बारे में बोलना चाह रहा था, लेकिन वो अल्जाइमर पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाएगा उस चीज को कि वो क्या चीज बोलना चाह रहा था, और वो वहीं रुक जाएगा। तो ये डिफरेंस है। अल्जाइमर्स के मरीज में ये दिखाई दे रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर उनको खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो निमोनिया होने के चांस होते हैं, क्योंकि स्वॉलिंग अच्छी नहीं होती है। दूसरा होगा यूटीआई, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, फूड अच्छा नहीं ले रहे हैं, खाना पीना कम खा रहे हैं, तो पतले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। तो इनको ट्रीट करना बहुत जरूरी है जल्दी, उसमें गिरावट बहुत जल्दी आती है। और कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स है कि इन वजहों से, क्या इन कारणों से इस इंसान में आगे चल करके अल्जाइमर्स का खतरा ज्यादा है? विटामिन B12 जो होता है, उसका काम होता है नर्व के चारों तरफ नर्व शीथ बनाना। तो अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो डिमेंशिया लेटर ऑन हो सकता है, अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिफिशियंसी है। स्पेशली वेजिटेरियंस में B12 की डिफिशियंसी है, वीगेंस में ज़्यादा है क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं होता उसमें फिर B12 का, तो उनको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है उसमें। तो डाइट रिलेटेड भी कुछ ऐसा है कि खाने की चीज़ें जो हैं वो अगर अल्जाइमर्स के पेशेंट्स खाएं तो थोड़ा सा रिकवरी बेहतर होगी, या अगर हम भी एज अ नॉर्मल इंसान खाते हैं तो अल्जाइमर्स के रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं? तो B12 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आप करेक्ट करें तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मिक्स डिमेंशियाज भी होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बट ये डेफिशिएंसी से मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट आप उसको देने के बाद उसको क्योर कर लोगे, अच्छा, वो नहीं पॉसिबल है। सोचिए एक ऐसी बीमारी जिसमें पिता अपने घर का एड्रेस भूल जाए, माँ अपने बच्चे का नाम भूल जाए। ये बीमारी सिर्फ एक बुढ़ापे की बीमारी नहीं है कि भूलने वाली आदत बन गई है। धीरे धीरे ये बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से जो इंसान इससे सफर कर रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते ही हैं, उनके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, केयर गिवर्स हैं, वो भी उतने ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे में अल्जाइमर्स है क्या, इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं, क्या ये सिर्फ एक एज क्रॉस करने के बाद ही हो सकती है या पहले भी हो सकती है? समय रहते हम क्या अपने लाइफ में ऐसे प्रिवेंशन टिप्स या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं जिससे अल्जाइमर्स के रिस्क को कम कर सके? आज के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम यही सब जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, जो कि कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ये जो टॉपिक है अल्जाइमर्स, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस पहुंचाए। डॉक्टर, मेरा जो पहला सवाल आपसे यही होगा कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी सैयारा, जिसमें कि बताया गया था जो हीरोइन है उससे अल्जाइमर्स था, हालांकि उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा कम थी। तो सबसे पहले यही बताइए कि क्या इतनी कम उम्र में अल्जाइमर्स होना पॉसिबल है या फिर सिर्फ ये बड़े बूढ़ों की बीमारी है? जी, तो सबसे पहले अल्जाइमर जो होता है एक लेट ऑनसेट डिजीज है, जो यूजुअली 65 एज एंड अबव में ही यूजुअली पाई जाती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो 65 एज के पहले भी होते हैं, जिसको हम अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं।
बट ये यूजुअली 20s 30s में बहुत बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि 20s 30s में मिले। यूजुअली इसका एज ग्रुप 40 to 60 होता है। और बट मूवी में ऐसा दिखाया गया, आई थिंक लड़की की उम्र 20s में थी, तो ये बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर केसेस कोई रिपोर्टेड होंगे। यूजुअली इट इज 40 to 60 एज ग्रुप। ऐसा फ्रीक्वेंटली होता नहीं है कि इतनी कम उम्र में अल्जाइमर। इट इज अ वेरी रेयर थिंग। टोटल जो अल्जाइमर केसेस होते हैं इसमें लेस देन 5% केसेस जो होते हैं वो लेस देन 65 एज ग्रुप के हैं। तो 20s और 30s में तो आई थिंक इट इज अ वेरी रेयरेस्ट टू रेयर कोई केस रिपोर्ट। तो वो तो पॉइंट्स में आ जाएंगे कि पॉइंट में वैसे परसेंटेज होंगे। ओके, तो मूवीज में तो हालांकि इस चीज को दिखा दिया जाता है कई बार कि कम उम्र में ही आपको भूलने की बीमारी हो गई है ऐसे। डॉक्टर, अल्जाइमर्स क्या डिमेंशिया का एक टाइप है या ये उससे कितना अलग है? थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करिए क्योंकि लोग अक्सर उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। उसके अंदर सारे ये बीमारियां आती हैं। अल्जाइमर हो जाती है, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, विटामिन रिलेटेड डेफिशिएंसी डिमेंशिया जो होते हैं, पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया होते हैं। इनके अलग अलग कारण है, अकॉर्डिंग टू कॉज ये क्लासिफाई करे जाते हैं, ठीक है। जैसे अल्जाइमर में एमाइलॉइड बीटा प्लेक्स की डिपोजिशन होती है सेल्स के बीच में, तो उससे अल्जाइमर की बीमारी होती है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होते हैं, उसके अलग कारण होते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म जो रिवर्सिबल डिमेंशियाज हैं, अच्छा, वो भी एक तरह के डिमेंशिया जो डिमेंशिया के स्पेक्ट्रम में आ रहे हैं। उसके अलावा जो पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज में भी डिमेंशिया होता है, तो वो भी एक टाइप का डिमेंशिया है। तो ये सारे डिमेंशियाज के टाइप्स हैं, एक अम्ब्रेला टर्म है डिमेंशिया, और ये सारे उसके कारणों के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो जिसमें से मोस्ट कॉमन अल्जाइमर जो कि 60 to 70% ऑफ ऑल डिमेंशियाज है। अच्छा, ओके। तो अल्जाइमर्स है, लोगों को ये लगता है कि ये जो है एक बार हो गई तो बढ़ते ही रहेगी। क्या अल्जाइमर्स हो गया तो इसको कभी रिवर्स करके खत्म किया जा सकता है? देखिए, हालांकि कोई क्योर नहीं है, टाइम के साथ ये बढ़ता है, लेकिन उसकी डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। अच्छा, दवाइयां, तो उसकी कुछ दवाइयां हैं जो काफी टाइम से चल रही है, जैसे कि कुछ ओरल ड्रग्स है जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन लेवल को बढ़ाती हैं, क्योंकि इम्बैलेंस होता है इसमें सेरोटोनिन और एसिटाइल कोलिन का। तो डोनिपेजिल, मेमेंटिन, ऐसी कुछ ड्रग्स है जो हम देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। और कुछ नई ड्रग्स आई हैं जो आईवी ड्रग्स है, जो कि ट्वाइस वीकली और 4 वीक में भी आईवी ड्रग्स के रूप में दी जाती है, जो कि हालांकि इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुई है। यूएस में इसके ट्रायल्स हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं, जो स्लो कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती है। अच्छा, तो डोनानिमैब हो गया, लीकैनिमैब हो गया, ये कुछ ड्रग्स हैं, बट ये बहुत कॉस्टली ड्रग्स है। इनका ईयरली कॉस्ट आ जाता है 25,000 to 30,000 US डॉलर्स, दैट इज नियरली 27 से 30 लाख रुपए पर ईयर का उसका खर्चा है इन दवाइयों का। तो बहुत महंगा है। तो बहुत महंगा है, और अभी स्टार्ट भी इंडिया में नहीं है, ये यूएस में ही अभी दी जा रही है, जिसमें एमाइलॉइड बीटा जो डिपोजिशन होता है ब्रेन को, उसको कम करती है। फिर उसमें सीरियल MRIs कराते हैं, डिपोजिशन कितना है देखते हैं। तो इस तरह से है, बट कोई क्योर नहीं है, यू कैन ओनली स्लो द डिजीज प्रोग्रेशन। ऐसे में ना डॉक्टर, हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स है, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये जो संकेत हैं ये अल्जाइमर्स के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं अगर किसी इंसान को आ रहे हैं तो। एक उम्र क्रॉस करने के बाद अगर कोई अपने रोजमर्रा के काम में जो चीजें करता था वो भूलने लगा, जैसे कि आज उनको, वो डेली उनकी आदत है कि वो सुबह 7 बजे उठ जाते कोई इंसान, आज उनकी नींद ही नहीं खुली, वो 10-11 बजे उठ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं उठ पा रहा हूं मैं, इस तरह की चीजें हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है अल्जाइमर्स का। स्लीप डिस्टर्बेंसेस अल्जाइमर में आती है, स्लीप साइकिल थोड़ी चेंज हो जाती है। हो सकता है कि वो दिन में नैपिंग ज़्यादा ले रहे हो और रात में कम सो रहे हो, स्लीप साइकिल का डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि इसमें सर्काडियम जो रिदम होता है ब्रेन में वो इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो इससे स्लीप साइकिल चेंज हो सकती है। एक फेनोमेना होता है सन डाउनिंग, मतलब जब सन डूबता है तो पेशेंट में इरिटेबिलिटी और एंक्सियसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि लाइट कम होती है तो अपने शैडोज देखता है, तो ये ट्रिगर करता है उसको, अपनी परछाई देख के, इससे भी ट्रिगर होता है, इरिटेबिलिटी ट्रिगर होती है। ये थोड़ा लेटर स्टेज में होती है, अर्ली स्टेज नहीं है, लेकिन ये लेटर स्टेज में सन डाउनिंग फेनोमेना होता है, जो अल्जाइमर और बाकी डिमेंशियाज में भी होता है। तो ये जो इरिटेशन, मूड स्विंग्स या गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहना, ये भी एक संकेत होते हैं कि हाँ अल्जाइमर्स तो नहीं पनप रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अल्जाइमर पेशेंट को उसको इंसाइट नहीं होती है कि उसको क्या बीमारी है। हाँ। वो चीजें भूल जाता है, फिर वो सामने वाले को बोलता है नहीं मैंने तो सही जगह रखी, आपने कहीं गलत रख दिया उसको। कुछ अनयूजुअल जगहों में चीजें रख देना, जैसे कि चाबी यूजुअली वो बेडरूम में लाके कहीं टेबल पे रखता था, वो कहीं फ्रिज में कुछ लेने गया, वहां छोड़ के आ गया। अच्छा। फिर वो बोलेगा कि नहीं मैंने तो रखा नहीं, आपने रखा है। वो इरिटेबल होगा, इसमें पर्सनालिटी चेंजेस भी आएंगे। बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। पर्सनालिटी चेंजेस में क्या ऐसे है कि वो
थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करने लगेंगे। अगर जैसे कोई इंसान हमेशा से बहुत ज्यादा शांत रहते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जैसे उनमें अल्जाइमर्स होने लगा तो वो गुस्सा रहने लगे, और वाइस वर्सा कि पहले बहुत गुस्सा रहते थे, अचानक से एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। जी जी। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी इसकी। अपने ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल एंड ओसिपिटल। ठीक है। जो अल्जाइमर होता है सबसे पहले इफेक्ट करता है टेम्पोरल में। वो क्या करता है? टेम्पोरल इज फॉर मेन फंक्शन इज फॉर मेमोरी बनाना, मेमोरी को स्टोर करना, याददाश्त के ये लिए। उसके लिए होता है। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होती है? मेमोरी इफेक्ट होती है। वो चीजें कहाँ रख दी, भूलना। कोई जब बात कर रहा हो तो वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है, शब्द मुंह में नहीं आते हैं कि क्या बोलना है, सेंटेंसेस बोलते बोलते बीच में रुक जाता है, नाम भी भूलने लगते लोग, नाम भी भूलने लगता है। पहले वो कुछ दूर के रिलेटिव्स के नाम भूलेगा, सेलिब्रिटीज को टीवी में देखेगा उसके नाम भूलेगा, फिर वो घर में जो उनके परिवार में है उनके नाम भूलेगा और गलत भी बताएगा। अच्छा। अपने पिता का नाम आप अपने बेटे के नाम से बुलाएगा। तो इस तरह से मेमोरी में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो है फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट होता है। फ्रंटल लोब के फंक्शंस होते हैं कुछ लाइक सोशल बिहेवियर का, जजमेंट, रैशनल थिंकिंग, ये सारे फंक्शंस फ्रंटल लोब के होते हैं। बाद में लेटर स्टेज में मेमोरी के बाद जो है ये पर्सनालिटी चेंजेस इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो फ्रंटल लोब को भी अफेक्ट करने लग जाता है। तो फ्रंटल लोब जब अफेक्ट होता है तो पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं, इनहिबिशंस खत्म होने लग जाते हैं। मतलब वो अगर पहले पर्सनली अपने कपड़े चेंज करता था तो कोई लोग बैठे हैं घर में, कोई परिवार का कोई बैठा है तो उसके सामने भी इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं। बट ये लेटर स्टेजेस में होता है। अर्ली स्टेजेस में मेमोरी इफेक्ट होती है, फिर कुछ पर्सनैलिटी चेंजेस आने लगती है, फिर फ्रंटल लोब में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने के बाद ये सिम्टम्स भी आने लगता है। ये सिम्टम फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया एक होता है, उसमें बहुत अर्ली आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ इफेक्ट करता है। अल्जाइमर ये थोड़ा लेट आता है। तो ऐसे में ये जो ब्रेन को अफेक्ट करता है अल्जाइमर से, आपने जिस हिसाब से बताया, तो उस हिसाब से हमें थोड़े आप लक्षण भी बताइए। आप आए दिन ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस देखते होंगे, तो आपके पास पेशेंट्स किस तरीके के लक्षण या प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं कि हमारे घर में किसी को अल्जाइमर्स है तो हमारे साथ ये दिक्कतें हो रही हैं? तो अल्जाइमर के जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में आते हैं क्योंकि अर्ली स्टेजेस में पता नहीं चलता कि अल्जाइमर्स है। दे थिंक कि ये तो नॉर्मल एजिंग फेनोमेना है, ये सिम्टम्स तो भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी भूल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लेटर ऑन बढ़ते जाता है तो वो अल्जाइमर बाद में डायग्नोस होता है। तो इसको हम 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, एक तो मेमोरी, लैंग्वेज और कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले अपन मेमोरी में एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या चीज़ें रख के भूलना। जैसे मैंने बताया कि वो अनयूजुअल जगह चीज़ें रख देता है। नॉर्मली अगर अपन ने चाबी अपन कपबोर्ड पे रख रहे हैं तो अपन कहीं और रख दिया, ड्राइंग रूम में रख दिया, तो दैट इज ओके, वो कभी कभी हो सकता है। वो फ्रीक्वेंट हो रहा है और अनयूजुअल जगह रख रहा है तो दैट इज वी हैव टू सस्पेक्ट दैट इट कुड बी अल्जाइमर। दैट्स नॉट ओके। या लैंग्वेज में हम देखें तो नाम भूलना दैट इज ओके समटाइम्स, कभी कभी नाम भूल गए, कोई सेलिब्रिटी देखा टीवी पे नहीं आया नाम, आप अपने घर वालों के परिजनों के नाम भूल रहे हो, फ्रीक्वेंटली भूल रहे हो, गलत नाम से पुकार रहे हो उनको, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस कोई बोलते हो, कोई बात करते हो, अचानक से आप अगर चुप हो जाते हो आधा सेंटेंस बोल के, दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज पार्ट ऑफ अल्जाइमर। उसको आगे पता नहीं क्या बोलना है, शब्द ही नहीं आए उसके मुंह में। अगर आप बात कर रहे हो और आपने कुछ, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक इंटरव्यू में आपने विराट कोहली को देखा होगा, वो रोहित शर्मा के बारे में बोलता है कि वो बहुत भूलते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। तो वो कहना चाह रहे थे कि वहाँ लोखंडवाला में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद वो 10 सेकंड 15 सेकंड बाद में उन्होंने बता दिया होगा कि मैं लोखंडवाला बोलना चाह रहा था, वहाँ ट्रैफिक के बारे में बोलना चाह रहा था। लेकिन वो अल्जाइमर पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाएगा उस चीज को कि वो क्या चीज बोलना चाह रहा था और वो वहीं रुक जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तीसरा है हम कैलकुलेशंस वाला है, जैसे अपन फाइनेंस अपने मैनेज करते हैं तो कभी कभी गलतियां होना, हिसाब किताब ठीक है, दैट इज ओके। आप पहले दूध वाले का हिसाब किताब ठीक करते थे, कभी एक दिन गलती कर दी, ठीक है, दैट इज ओके। आप ग्रॉसली गलतियां करने लग गए हो, आप फाइनेंशियल लॉसेस होने लग गए हो उसकी वजह से, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंस है। एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है जिसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है, थोड़ी हैबिट हो सकती है, लाइक रोहित शर्मा को कभी कभी भूलने की, वो कॉइन भूल जाते हैं, भाई उनके पॉकेट में कॉइन है, दैट इज ओके, बट ही रिकॉल्स, बट अल्जाइमर में वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। ओके। तो ऐसे में जो आपने हमें इस तरह की प्रॉब्लम बताई कि पेशेंट्स ये सब ज्यादातर दिक्कतों के साथ आते हैं, तो इसमें तो कई बार जान जाने का रिस्क भी होता होगा।
देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम होती है अल्जाइमर में, क्योंकि वो डिटेक्ट ही इतना है ही डिजीज इतनी लेट एज ऑनसेट की, 60s 70s, यूजुअली 65 के ऊपर। तो 60s और 70s में जो बीमारी पता लग रही है अल्जाइमर की, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है 8 to 10 ईयर्स के आसपास मानते हैं। अच्छा। लेकिन जो मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है, वो अल्जाइमर पर से नहीं होती है। इट इज ड्यू टू सम अदर थिंग्स लाइक सेप्सिस हो गया, निमोनिया बन गया, क्योंकि स्वेलिंग भी डिफिकल्टी आने लग जाती है टाइम के साथ। हाँ, तो फिर वो दिक्कत क्योंकि मोटर रेस्पॉन्सेस कम हो जाते हैं हाथ पैर के, वो चीज़ों को यूज़ करना भूल जाता है, स्पून को कैसे खाना खाना है, दैट इज कॉल्ड एप्रेक्सिया बोलते हैं हम जिसको। तो ये सारी चीज़ें वो करना भूल जाता है। तो इसके वजह से भी ये मेन कारण होते हैं जो मोर्टेलिटी के होते हैं। अल्जाइमर पर से इतने नहीं होते हैं, जो एसोसिएटेड निमोनिया बनना, यूटीआई होना, सेप्सिस होना, क्योंकि ये चीज़ें जब इन्फेक्शन होती है बॉडी में तो एकदम से बहुत गिरावट आती है बॉडी में, वो इसको झेल नहीं पाते। अगर वो सड़क पर चल रहे हैं, चलते चलते घर का रास्ता भूल गए, या फिर वो कहीं जा रहे हैं, अचानक से कार आ गई सामने, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अब उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर लेट सपोज कई बार फिल्मों में भी दिखाते हैं कि खाना बना रहे हैं, गैस ऑन ही रह गया, बच्चे को नहला रहे हैं, पानी बह ही रहा है, भूल ही गए कि नल भी बंद करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो उनको भी रिस्क में डाल रही है और उनके आसपास के फैमिली मेंबर्स को भी डालती होगी। बिल्कुल रिस्क तो है, लेकिन उनको इस चीज की इंसाइट नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनको। तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स हमें रखने होंगे, हमें केयर गिवर को करना होगा, सेफ्टी मेजर्स देने होंगे। तो इसमें जैसे होता है कि अगर आप कहीं वो बाहर जा रहे हैं आपके साथ, आप उसके में एक चिट डाल के रखिए, उनके पॉकेट में एक चिट डाल दीजिए जिसमें नाम हो, एड्रेस हो, फोन नंबर हो आपका, ताकि कोई इधर उधर कहीं खो जाए तो आपको कोई कॉल करके बता पाए। क्योंकि कई बार केसेस आते हैं कि 2-3 दिन तक मिले नहीं, फिर पुलिस में इन्फॉर्म किया, फिर पता किया, फिर वो घर वापस आए। तो एक तो आप चिट सिस्टम रख सकते हो, एक चिट रख दीजिए, विजिटिंग कार्ड रख दीजिए उनके पॉकेट में, ताकि वो हमेशा रहे, या बैंड बांध दीजिए जिसमें नाम, एड्रेस और ये सब हो। दूसरा है कि सेफ्टी मेजर्स के रूप में आपको, जैसे वो कभी भी अचानक उनको भूख लगेगी, वो बता पाएंगे नहीं, वो किचन में चले गए, गैस को ऑन कर दिया, खुद से बनाने लगे, कुछ चाकू निकाल लिया और बैठ के फ्रूट्स काट रहे हैं, तो चोट लगने के चांसेस हो गए, मोटर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे कि जैसे गैस का मेन जो प्लग है उसको आप बंद कर दो, सिलेंडर का। दूसरा है रेगुलेटर्स होते हैं, उसको निकाल के आप सेफ्टी में डाल दो, लॉक्स में डाल दो उसको, स्पेशली रात में या दिन में भी अगर अकेले हो तो उसको सेफ्टी लॉक्स में डाल दीजिए। तीसरा है जैसे नाइफ्स है बाहर पड़ी है, तो उसको भी आप लॉक्स में रखिए, जब यूज में ना हो, जब खाना बना रहे तक रखिए आपके सामने, तब उसके बाद उसको लॉक्स में डाल दीजिए। और एक्सपायरी फूड्स अगर घर में है कोई भी, फ्रिज में या कहीं और, तो उनको तो पता नहीं है, वो तो कभी भी निकाल के खाने लग जाएंगे, तो उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको वहां मत रखिए। ठीक है। आपने कहा कि उन्हें भूख भी लग जाती है, ऐसा होता है क्या? अभी खाना खा लिया फिर बाद में भूल जाएंगे कि हाँ खाना खाया था। जी। तो फिर बार बार भी खाने की आदत ऐसे हो जाती है? वो थोड़ी देर खाने के बाद उनको अगर याद नहीं रहा उन्होंने खाया है, तो वो फिर मांगते हैं कि मैंने तो खाना खाया नहीं, आपने खिलाया नहीं मुझे खाना। वो हमारे पास कभी पेशेंट के बेटे आते हैं, वो बोलते हैं कि पिताजी ऐसे बोलते हैं कि आप मुझे तो खाना नहीं देते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो भूल गए वो खाना खाया, क्योंकि थोड़ी देर बाद में, 1 घंटे बाद में भी अगर आपका थोड़ा सा भी एम्प्टी स्टोमक हुआ तो वो आपको फिर मांगने लग जाएंगे। ये भी आप बता रहे थे कि मोटर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में जो उनके रोजमर्रा के काम हैं, जैसे नहाना, खाना, चलना, क्या ये सब भी भूलने लगता है अल्जाइमर्स के पेशेंट? जी बिल्कुल, वो हाइजीन मेंटेन खुद नहीं कर पाएंगे एक स्टेज के बाद, आप ही को उनको नहलाना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम कैसे सही करें। तो बाथिंग में आप बोलोगे उनको कि चलिए अब नहाने चलते हैं, तो वो मना कर देंगे। तो बच्चों की तरह आपको उनको बार बार मनाना पड़ेगा, एक बार पूछने से नहीं होगा, 2-3 बार पूछना पड़ेगा। उनको आप ऐसे बोलोगे चलो नहाने जाते हैं, उसकी जगह आप कुछ यूज करे टर्म्स कि चलो सफाई करने जाते हैं। उनके कपड़े उतारोगे उनको ऑड लगेगा, क्योंकि आज तक तो खुद ही उन्होंने सब कुछ किया है। तो आप उनके साथ प्ले करके करो कि मैं एक बटन खोलता हूँ, आप एक बटन खोलिए। तो इस तरह से उनको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा उसकी तरह। सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके बाथरूम में अगर स्लिपरी है तो उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिस्क होता है, मोटर रेस्पॉन्स अच्छे नहीं होते तो गिरने के भी चांसेस होते हैं। उस उम्र तक तो इंसान ऑलमोस्ट काफी हैवी भी हो गया रहता होगा, लेकिन उनके साथ में जो रहते हैं, कई बार कुछ लोग केयर गिवर्स नहीं अफोर्ड कर सकते कि अलग से हम किसी को 24/7 नहीं रख सकते, हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं और उनको टैकल करने के लिए आप कुछ टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे?
एक तो चैलेंज खुद का है केयर गिवर का, जिसको केयर गिवर बर्नआउट कहते हैं। तो उसमें अगर फैमिली मेंबर 3-4 है तो काम को डिवाइड कर लिया जाए कि तुम्हारा काम मेडिसिन देना है, तुम्हारा काम नहलाना है, तुम्हारा काम कपड़े बदलना है, या ऐसे ही। तो जो जो काम है वो डिवाइड कर ले एक दूसरे में। आप सुपर हीरो बन के अकेले ही नहीं, मैं पिताजी का सारा काम मैं ही कर लूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये नहीं करना है, पहले डिवाइड करिए काम को। ठीक है। उसके बाद जो है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे दवाइयाँ देने में फेस करते हैं कि वो नहीं खाते हैं, तो वो नहीं खा रहे हैं, तो बच्चों की तरह आपको बार बार उनको मनाना पड़ेगा कि दवाई खा लीजिए। दवाइयाँ का भी ऑर्डर होता है कि आपको दवाइयाँ कैसे देनी है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट दवाई आपको पहले देनी है। अगर कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो दवाइयाँ सबसे पहले दीजिए उनको, क्योंकि हो सकता है कि वो मिडवे दवाइयाँ इतनी लें और उसके बाद ना लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई सबसे पहले दें। उसके बाद जैसे कार्डियक, डायबिटिक, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ दे दी आपने, उसके बाद अगर रात में नींद की कोई दवाई चल रही है, डिप्रेशन की कोई दवाई चल रही है तो वो भी उनको दे। उसके बाद जो अल्जाइमर पर से दवाइयाँ जो हैं और विटामिन जो है सबसे लास्ट में, क्योंकि आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। शुगर अप डाउन हो, बीपी अप डाउन हुआ तो दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक। तो आपको इस ऑर्डर में दवाइयाँ देनी है, और दवाई देते समय भी वो आपको मना ही करेंगे नहीं खाना तो है। आपको क्या करना है कि एक तो आप एक ही डॉक्टर से बार बार मिलें। अच्छा, चेंज कम करें। उससे क्या होगा कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा, उसको फेमिलियर लगेगा वो जब भी जाएगा डॉक्टर के पास। आप उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए उनको कि देखिए ये दवाई लिखी थी, आपने वहाँ पे बोला था कि आप दवाई लेंगे टाइम पे, अब आप नहीं ले रहे हैं, तो अब नहीं ले रहे हो तो आपको लेना है। तो इस तरह से भी ये आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। और एक रिवार्ड सिस्टम रखिए। अच्छा, कि आज अभी आप दवाई लेंगे तो आपका कुछ फेवरेट हम खिलाएंगे। अगर वो नहीं ले रहे हैं जिस दिन, आप कुछ रिवार्ड रखिए उनके लिए। तो बच्चों की तरह ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा पूरी तरीके से, एकदम उनके साथ में आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। और डॉक्टर, ऐसे में क्या लोग जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर डिप्रेशन में, एंजाइटी में या लोनलीनेस, अकेलेपन में भी चले जाते हैं, ऐसा भी होता है? जी, इसमें दो तरह से प्रेजेंटेशन होता है। या तो बहुत डिप्रेस से लगेंगे आपको, एपैथेटिक होंगे, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अपने में ही रहेंगे, है ना। और दूसरा होता है बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, या फिर एजिटेटेड हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे। तो दोनों तरह के ही होते हैं प्रेजेंटेशन। तो उनका अलग अलग तरीके से प्रोफेशनल हेल्प लेंगे अपन। डिप्रेस्ड है तो एक दवाई आती है, सेटलोप्राम आती है, तो वो दी जाती है। अगर वो बहुत एजिटेटेड रहते हैं तो क्यूटिपिन नाम से दवाई आती है, तो वो देते हैं। तो वो प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें। तो हर चीज के लिए मतलब अलग अलग सिम्टम्स, क्योंकि हम डिजीज को क्योर तो कर नहीं रहे, हम प्रोग्रेशन को कम कर रहे हैं, और जो एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो एकदम मेडिकल इमरजेंसी वाले सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि नहीं, अल्जाइमर्स के मरीज में ये दिखाई दे रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो स्लो प्रोग्रेशन है तो कोई सडन कोई सिम्टम नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आता है। तो उसमें आपको कोई ऐसी इमरजेंसीज यूजुअली नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। किस तरीके का इन्फेक्शन? लाइक अगर उनको खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो निमोनिया होने के चांस होते हैं, क्योंकि स्वॉलोइंग अच्छी नहीं होती है। दूसरा होगा यूटीआई, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, फूड अच्छा नहीं ले रहे हैं, खाना पीना कम खा रहे हैं, तो पतले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। तो इनको ट्रीट करना बहुत जरूरी है जल्दी, उसमें गिरावट बहुत जल्दी आती है। तो इन्फेक्शन के कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जो समय रहते पहचान लें? अगर निमोनिया हो रहा है लंग्स में तो आपको खांसी होगी, बुखार होगा, तो बलगम आएगा। यूटीआई है तो पेशाब में जलन आएगा, बट बुखार आएगा साथ में, वो आप पता कर सकते हो। जलन तो वो बता नहीं पाएंगे भाई। तो फीवर आएगा तो आपको पता चलेगा। तो वो सारी चीजें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह के अगर संकेत दिखाई देते हैं तो जो केयर गिवर्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स हैं वो तुरंत अलर्ट हो जाए। डॉक्टर, ये चीज बताइएगा, जैसे कि अल्जाइमर्स में ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये एक, आपने भी कहा कि स्लो प्रोग्रेसिव बीमारी है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो क्या एक टाइम होता है कि हाँ इतने सालों में ये बीमारी एकदम चरम पर पहुंच जाएगी? यूजुअली इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। तो अर्ली, मिडल एंड लेट स्टेज। तो कोई भी सिम्टम है, लैंग्वेज, मेमोरी, कैलकुलेशंस, ये सारे डोमेन जो होते हैं धीरे धीरे अफेक्टेड होते जाते हैं और इसमें सिविरिटी बढ़ती जाती है। तो अर्ली स्टेजेस में जैसे वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होगी, फिर वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, सेंटेंसेस वहीं पे रोक देगा। लेटर स्टेजेस में वो सेंटेंस ही बोल नहीं पाएगा, कुछ म्यूट होने लग जाएगा या कुछ वर्ड्स बोलेगा या इशारे से बातें करेगा, क्योंकि लैंग्वेज एरिया काफी इन्वॉल्व हो गया है। पहले वो कैलकुलेशंस में गलतियां कर रहा था, जो कई बार ब्लंडर हो रही थी। बाद में वो कैलकुलेशंस क्या, वो मनी पहचानना, नोट पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये 100 का नोट है, 50 का नोट, उसको समझ में नहीं आती क्या चीज है। ठीक है।
तो इस तरह से सीवियरिटी बढ़ती है टाइम के साथ। तो कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि कब जाना है, मतलब आपको कभी एबनॉर्मल लगे कि भाई ये चीज़ें नॉर्मल इंसानों में नहीं है, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तब से। ये भी है क्या कि वो लोग अपने पास्ट में भी जीने लगते हैं? क्योंकि अगर उनको अल्जाइमर्स है, वो चीज़ें भूल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी जो प्रेज़ेंट में चीज़ें हैं वो भूल जाएँ और उन्हें सिर्फ़ पिछली चीज़ें याद हों? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जो मेमोरी है, जो रिसेंट जो मेमोरी जो बनाते हैं, न्यू मेमोरी जो बनाते हैं, वो सबसे पहले अफेक्टेड होती है। हाँ। अब देखोगे कि पहले वो गाँव में रहते थे। कुछ आते हैं पेशेंट जो गाँव में रहते हैं, उसके बेटे आते हैं, वो बताते हैं कि सर इनको गाँव की तो सारी बातें याद हैं। उनको अपनी शादी के टाइम का, बच्चा जब हुआ तब का सारा कुछ याद है, सारी चीज़ें कौन-कौन आया था सब कुछ बता देते हैं। लेकिन अभी हफ्ते भर पहले कोई मिलने आए थे, चाचा जी मिलने आए, जो भी मिलने आए, उनके बारे में वो बता नहीं पा रहे हैं कि कौन आया था, उनको कुछ भी नहीं पता। तो ये रेट्रोग्रेडली चलता है। सबसे पहले रिसेंट मेमोरीज जाती हैं, न्यू मेमोरीज जाती हैं, जो नई मेमोरीज बन रही है वो नहीं बना पा रहे हैं। लेटर स्टेजेस में, बहुत लेट स्टेज में रिमोट मेमोरी भी जाती है। मतलब पिछली मेमोरीज बहुत पुरानी, जो आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ रहे स्टार्टिंग डेज में, जो बच्चे हुए आपके, ये सब वो सब भी जाती है, वो लेटर स्टेजेस में जाती है। लेकिन जो पेशेंट प्रेजेंटेशन करता है वो रिसेंट मेमोरीज प्रॉब्लम के साथ ही प्रेजेंट करता है। मूवीज में दिखाते हैं कई बार कि जैसे कुछ अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं, तो उनको अचानक से बीच के 10 साल की चीजें वो भूल जाएंगे और उसके पहले की याद रखेंगे। तो कुछ ऐसे दिखाते हैं वो लोग कि अगर उनकी 2 शादियां हुई हैं, लेट सपोज अभी उनकी दूसरी शादी है, तो अभी कुछ हुआ, अल्जाइमर्स हुई, तो अभी की शादी भूल जाएंगे, पिछली शादी याद रहेगी। तो वो अब कहेंगे कि मेरी शादी तो उससे हुई है, मैं वापस उसके पास जा रही हूँ रहने के लिए। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि बीच का भूल गए, तो अब उनको याद ही नहीं कि उनके बच्चे भी हुए या उनकी शादी भी हुई है, तो वो फिर उस तरीके से पास्ट में रहने लगेंगे कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरी उम्र कम है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बीच का कुछ भूल जाएंगे। वो अभी जो लेटेस्ट जो रिसेंट चीजें हैं वहां से लेके पीछे की तरफ भूलते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि कोई पैची भूलेंगे कि ये भूल गए, ये भूल गए, है ना, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे पीछे की चीजें धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। नई चीजें तो जो करेंगे वो तो भूलेंगे ही। हाँ। जो कुछ दिन पहले हुई, हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले, साल भर पहले, उनको पहले भूलेंगे। फिर वो 5 साल 10 साल पहले वाली चीजें भूलेंगे। ऐसे वो रेट्रोग्रेडली चीजें भूलते जाते हैं। ये जो फिल्मों में और सीरियल्स में दिखाते हैं कि एग्जैक्ट 5 साल का ही भूल गए एकदम। नहीं, अल्जाइमर में ऐसा नहीं होता है। वो कुछ और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले जो होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड का भूल जाते हैं कि संडे गायब हो गया। कुछ मूवीज बनी है, वेडनेसडे आई थिंक, जिसमें एक पूरा वेडनेसडे या पूरा संडे भूल जाते हैं। तो वो दैट इज डिफरेंट कारण होता है। अच्छा, ठीक है। अल्जाइमर नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है अभी? जैसे अगर हो गया अल्जाइमर्स, पता चल गया कि हाँ इन्हें है ही, तो सबसे पहले यही बताइए कि डायग्नोस कैसे करते हैं आप लोग पेशेंट्स को कि हाँ अल्जाइमर्स ही हैं या कुछ और बीमारी है? सिम्टम्स लेके आएंगे, मेमोरी, लैंग्वेज या ये जो कैलकुलेशन, ये डोमेन्स के कोई भी सिम्टम्स होंगे जो मैंने आपको बताया है। ये सिम्टम्स लेके जब आते हैं तब हम उसको, उसके बाद जो रिवर्सिबल डिमेंशियाज होते हैं, लाइक B12 डेफिशिएंसी डिमेंशिया हो गया, थायराइड की वजह से डिमेंशिया हो गया, कुछ और इमेजिंग में जो डायग्नोस होते हैं, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस NPH करके एक बीमारी होती है जिसमें CSF फ्लूइड बढ़ जाता है ब्रेन में। तो कुछ रिवर्सिबल कॉजेस होते हैं। एक होता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड स्यूडो डिमेंशिया। अच्छा। ये भी बहुत कॉमनली मिलता है। तो इस तरह के जो रिवर्सिबल डिमेंशिया, पहले तो उसको रूल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करने हैं, थायराइड प्रोफाइल, B12 और रूटीन ब्लड टेस्ट। इनको रूल आउट कर लेंगे, स्कैन कराएंगे। स्कैन प्रेफरेबली MRI कराते हैं। MRI में कुछ अदर कॉजेस ऑफ डिमेंशिया को देखने के लिए कराते हैं, पर अल्जाइमर पर से डिफिकल्ट होता है सिर्फ MRI में डायग्नोस करना। उसके लिए स्पेशली पिट सिटी एमाइलॉइड इमेजिंग होती है, जिससे हम एमाइलॉइड डिपोजिशन देखते हैं ब्रेन में, तो उससे डायग्नोसिस अल्जाइमर का बन सकता है। अच्छा, ओके। तो डायग्नोसिस जब हो जाता है तो फिर अगर अर्ली स्टेजेस में है तो कुछ दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, डोनिपेजिल, मिमेंटिन, जो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। ओरल डोजेस होती है, डेली टैबलेट्स होती है और इनके मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये दे देते हैं। इससे प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो होता है। ठीक है। बट जो न्यूअर ड्रग्स है उनका रेस्पॉन्स थोड़ा बेटर है, बट अभी वो इतने अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली है। जैसे बताया 27 to 30 lakhs पर एनएम का कॉस्ट है। वो आ जाएंगी तो उसका फिर इंडियन पॉपुलेशन में क्या असर है वो देखना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि जो डायग्नोसिस है उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। विटामिन B12 की बात की डॉक्टर आपने, आजकल ये डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर किसी के शुरुआती दिनों में, मतलब अगर कोई 20 साल, 30 साल या 40 साल का है, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, चांसेस है कि आगे चलकर उन्हें अल्जाइमर्स का रिस्क ज्यादा है? जी बिल्कुल। विटामिन B12 जो होता है, उसका काम होता है नर्व के चारों तरफ नर्व शीथ बनाना, जिसको हम माइलिन कहते हैं।
तो वो न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग है, एक तरह से न्यूरोप्रोटेक्टिव विटामिन है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो डिमेंशिया लेटर ऑन हो सकता है, अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिफिशियंसी है। स्पेशली वेजिटेरियंस में B12 की डिफिशियंसी है, वीगेंस में ज़्यादा है क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं होता उसमें फिर B12 का, तो उनको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है उसमें। तो B12 की डेफिशिएंसी से, क्योंकि माइलिन शीट बनाता है वो, अगर वो माइलिन शीट प्रॉपर नहीं बनेगी आगे मेमोरी में प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है, जिसको हम B12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। और कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स है कि इन वजहों से, क्या इन कारणों से इस इंसान में आगे चल करके अल्जाइमर्स का खतरा ज्यादा है? देखिए वैसे तो दो चीजें होती है, एक तो होती है जेनेटिक्स, एक होता है फैमिलियल। फैमिलियल बहुत कम है कि जनरेशन टू जनरेशन अल्जाइमर पास होगा, इसके चांसेस 2% ही है। अच्छा, बस 2% 2% है किसी, मतलब 2% केसेस है। ठीक है, 2% केसेस ऐसे हैं जिसमें फैमिलियल होता है अल्जाइमर। 98% केसेस में फैमिलियल नहीं होता, कि वो एक पेरेंट्स में हुआ आपको होगा, उसके चांसेस बहुत कम है, 2% ही मान के चलिए। और दूसरा है कि जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, प्रीसेनेलिन 1, प्रीसेनेलिन 2, ApoE4 जीन रिलेटेड डिमेंशियाज होते हैं। तो ये सारे जेनेटिक में आते हैं, बट ये फैमिलियल नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, वो उसी इंडिविजुअल में है, उसी में रहेंगे। उसके चांसेस बहुत कम है कि वो ट्रांसफर होंगे। तो डाइट रिलेटेड भी कुछ ऐसा है कि खाने की चीज़ें जो हैं वो अगर अल्जाइमर्स के पेशेंट्स खाएं तो थोड़ा सा रिकवरी बेहतर होगी, या अगर हम भी एज अ नॉर्मल इंसान खाते हैं तो अल्जाइमर्स के रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं? ये अल्जाइमर अगर हो चुका है और आप डेफिशिएंसीज को ठीक करते हैं तो B12 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको आप करेक्ट करें तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मिक्स डिमेंशियाज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बट ये डेफिशिएंसी से मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट आप उसको देने के बाद उसको क्योर कर लोगे, अच्छा, वो नहीं पॉसिबल है। तो आप पहले से लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, लाइक आप मेंटल एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज जो होती है, जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, मेंटल स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज जिनको कहते हैं, वो करिए। हाँ, लाइक पजल सॉल्व करना, सुडोकू खेलना। सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सोशली आप एंगेज नहीं रहोगे, सोशली आप मिलोगे नहीं लोगों से, स्पेशली आप जब रिटायर हो गए हो तब 60 के बाद, 65 के बाद रिटायर हो गए, वही एज ग्रुप है जिसमें अल्जाइमर होता है। तो अगर आप सोशली आइसोलेटेड रहोगे, घर में ही रहोगे, लोनलीनेस में रहोगे, तो क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेट होता है अगर आप सोशली एंगेज होते हो, ब्रेन को चैलेंज करना इमोशनल सेंटर स्टिमुलेट होता है, आपका बिहेवियर सेंटर स्टिमुलेट होता है, रैशनल थिंकिंग वाला सेंटर स्टिमुलेट होता है, लॉजिकल थिंकिंग स्टिमुलेट होती है। तो स्टिमुलेट होगा तो आप जितना किसी पे काम करोगे तो वो इम्प्रूव ही होगा उसमें। बिल्कुल। तो अगर हमारी ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही है वो चाहती है कि वो खुद को अल्जाइमर के रिस्क से बचा करके रखें, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स या प्रिकॉशंस अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में अपना ले, सो दैट आगे चल करके उनको रिस्क ना हो अल्जाइमर्स का। जी, देखिए अपने हाथ में जेनेटिक्स तो है नहीं, वो जो जीन्स अपने बनेंगे, जैसे बनेंगे वो बनेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एज अपने हाथ में है नहीं, एज आएगी 65 के ऊपर तो आपको रिस्क बढ़ेगा। लेकिन आप डाइट का कर सकते हो, डाइट में चेंजेस कर सकते हो। आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, एक मेडिटेरियन डाइट करके होता है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छा। जिसमें फॉलेट, विटामिन के, ये ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा है बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये भी ये अच्छे लिपिड देता है, तो उसके वजह से विटामिन ए भी मिलता है, तो ये सारी विटामिन ई, तो ये भी ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा हो गए बेरीज हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, ये अच्छे होते हैं, है ना। डायबिटीज कंट्रोल में रखना, शुगर कंट्रोल में रखिए, सॉल्ट इंटेक नॉर्मलाइज लीजिए, ब्लड प्रेशर से आपको बचना है, लिपिड प्रोफाइल अपना रेगुलर चेकअप कराना, शुगर बीपी चेक कराना। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हेड इंजरीज। तो हेड इंजरीज भी एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है अल्जाइमर में, तो आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, और हेलमेट पहनना, ये भी आपको प्रिवेंट कर रहा है अल्जाइमर से, क्योंकि रिपीटेड हेड इंजरी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर। ओके, तो ये इनडायरेक्टली ये भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर लाइफस्टाइल में करते हैं तो थोड़ा बहुत हम उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने अल्जाइमर्स पर काफी अच्छी खासी डिस्कशन की है डॉक्टर। आपने हमें इस टॉपिक के बारे में काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी दी है, जो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए यूजफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। या आई एंजॉयड इट and hope you call me again. Thank you so much. Thank you so much and thank you so much ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमने आप तक अल्जाइमर्स के बारे में जितनी डिटेल्स है वो पहुंचाने समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।